नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आ गया हूं मैं अपने चैनल में। बात करते हैं कि इस समय जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने एमपी पुलिस की भर्ती निकाली है। मतलब कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। बहुत समय बाद जिन विद्यार्थियों को कई सालों से, कई वर्षों से इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। तो एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने ये भर्ती निकाली है। ये किस तरीके से इसकी प्रोसीजर है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रमोशन है, क्या सैलरी होगी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ये वैकेंसी निकाली है। पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती निकाली है 2023 में। चलिए इसकी बात करते हैं। इसकी आवेदन भरने की जो प्रारंभ तिथि है वो 26/6/2023 से दोस्तों चालू होने वाली है। और इसकी अंतिम तिथि जो होगी ऑनलाइन आवेदन करने की, वो 10/7/2023 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की जो प्रारंभ तिथि होगी वो 26/6/2023 से लेकर 15/7/2023 तक चलने वाली है। मतलब कि कुल मिला के अपने पास अभी अगले महीने तक ये जो वैकेंसी है, वो मतलब फॉर्म भरने की जो डेट है वो चलने वाली है। परीक्षा का दिनांक जो है 12/8/2023, मतलब कि अगस्त में इसकी जो परीक्षा होने वाली है। और 26/6/2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन दोस्तों शुरू हो जाएंगे। तो आप रेडी रहिए। जो भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी हम फुल डिटेल, मतलब किस तरीके का क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या इसमें मापदंड रहेगा, और किस तरीके से फिजिकल टेस्ट होगा, किस तरीके से क्वेश्चन आए जाएंगे, क्या कट ऑफ था, क्या सैलरी थी, क्या सैलरी होगी, और क्या इसमें क्या प्रमोशन है, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब कि जो यूआर वाले हैं, मतलब कि जनरल वाले हैं, उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से 500 रुपये इनके लिए फीस ली जाएगी। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए 250 रुपये यहाँ पे शुल्क है। ऑनलाइन जो पोर्टल है इसको फॉर्म भरने के लिए लगेगा। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भी भर सकते हैं, और कियोस्क के माध्यम से जब भरेंगे तो हमें 60 रुपये शुल्क देना होगा। या फिर अपन खुद से भरते हैं, मतलब अपने आप से भरते हैं, तो उसमें जो पोर्टल का जो शुल्क है 20 रुपये होगा। तो आप अपने आप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो फुल प्रोसेस है अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारी वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आप उसको देख सकते हैं। और एक न्यू और एक इम्पोर्टेंट जो एक जानकारी आई है सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के 12/5/2023 के तहत भोपाल में दिनांक 20 अप्रैल 2023 के अनुसार मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक भरवाए जाने वाले आवेदकों को केवल प्रथम परीक्षा के आवेदन के समय एक बार निर्धारित शुल्क देना होगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी जो शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा करी थी कि जो भी अभी परीक्षा, अभी जो भी भर्तियाँ आएंगी, जो भी सरकारी भर्तियाँ आएंगी और जो भी उनकी परीक्षा की भर्तियाँ आएंगी, उनके लिए जो शुल्क होगा केवल साल में एक बार ही होगा। यानी कि जो MPPEB है, या फिर अब जो बदल के MPESB हो गया, मतलब एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो है, वो अब साल में केवल एक बार ही शुल्क लेगा, चाहे वो कितनी भी भर्ती निकाले। हालांकि वो भर्ती एक साल में एक बार ही निकालता है। तो इस पे लिखा हुआ है कि 19 अप्रैल 2023 तक जितनी भी इसमें वैकेंसी आएंगी, मतलब कि यदि आपने एक बार शुल्क दे दिया, मान लीजिए आपने अभी 500 रुपये दे दिए, इसका जो शुल्क दे दिया है, तो अगली आपको अगर और भी वैकेंसी निकालता है ये MPESB, तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। हालांकि MP ऑनलाइन का जो पोर्टल का शुल्क लगेगा वो आपको देना होगा, बाकी आपको जो फीस है वो नहीं देनी होगी, यहाँ पे ऐसा लिखा है। अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं कि आरक्षक परीक्षा भर्ती जो है वो 2 पाली में हो रही है, प्रथम और द्वितीय पाली। और 12/8/2023 को इसकी जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब कि जो इसकी एग्ज़ाम डेट है अगस्त के महीने में है, 12 तारीख को। अब विद्यार्थियों के लिए जो रिपोर्टिंग का टाइम होगा 7:30 बजे से 8:30 बजे तक है, जो प्रथम पाली होगी। दूसरी पाली होगी 12:30 से 1:30 बजे तक। महत्वपूर्ण जो निर्देश पढ़ने का जो समय है वो है 9:20 से 9:30 पर, जहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और द्वितीय पाली का ये समय है। और उत्तर अंकित करने का समय, मतलब जो प्रश्न पत्र, मतलब कि जो एग्ज़ाम चालू होगा वो 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चालू होगा।
वहीं दोपहर की बात करें तो दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा, जो कि 2-2 घंटे के हैं। मतलब कि यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, यहाँ पे सीधे-सीधे लिखा हुआ है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा, मतलब परीक्षा के दिन आपको पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। कोई भी पहचान पत्र ले आए, आप अपना कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएँ वहाँ पे, या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी हो आपके पास ले जा सकते हैं। वहाँ पे ले जाना ज़रूरी होता है कि वो आपको वेरीफ़ाई करते हैं कि आप ही हैं वो अभ्यर्थी या फिर कोई और आ गया है फर्जी में। अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिर्मित मूल्य परिचय के आधारित अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड की छाया प्रति ये सब लाना अनिवार्य है, ये सब लिखा हुआ है। आप यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सब कुछ पढ़ सकते हैं। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर आगे, कि यहाँ पर ये जो इसमें परीक्षा जो होने वाली है, ये पूरी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है, ये भी हम बता देते हैं। तो चलिए अब मेन बात करते हैं कि ये किस तरीके से क्या है, कितनी भर्तियां निकाली गई हैं। यहाँ देखिए, आरक्षक सामान्य ड्यूटी मतलब जीडी जो है, मतलब जो गैर तकनीक जो है, गैर तकनीक मतलब जो जनरल ड्यूटी वाले आरक्षक जो कांस्टेबल हैं उनके बारे में बात की गई है। मतलब आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। वहीं कांस्टेबल जीडी की बात करें तो इसमें जो ओपन वैकेंसी है वो 1040 है, ओबीसी के लिए भी 1040 है, एससी के लिए इतनी, एसटी ओबीसी, मतलब टोटल यहाँ पे 7090 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर विशेष सशस्त्र बल के लिए जनरल ड्यूटी है, केवल पुरुषों के लिए की बात ये की गई, ये पूरी ओवरऑल बात की गई है, 7000 निकाली गई और केवल पुरुषों के लिए 26,046 वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व है वो 536 वैकेंसी है, जबकि ओबीसी के लिए 536 है। उतनी ही ओबीसी और उतनी ही यूआर के लिए ये वैकेंसी। आप ये देख सकते हैं इन सभी को मिला के 714 और 715 वैकेंसी है। यूआर और ओबीसी, एससी और एसटी की तो अलग ही बात है। 26,046 वैकेंसी पुरुषों के लिए, जबकि महिलाओं के लिए 4,444 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं एमपी पुलिस के द्वारा। तो आप जल्दी बिल्कुल देरी ना कीजिए दोस्तों, अभी हम उसको अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है एमपी पुलिस की, हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर बनी रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आने वाली, आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर की भी, इसमें साथ में वैकेंसी निकाली गई। मतलब टोटल की 7000 वैकेंसी निकाली गई, उनमें से जो केवल जीडी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, उनकी पुरुषों के लिए 26,000, महिलाओं के लिए 4,444 और जो रेडियो ऑपरेटर हैं उनके लिए टोटल 321 वैकेंसी निकाली गई। रेडियो ऑपरेटर यानी कि जो टेक्निकल बंदे होते हैं। अब तकनीकी पदों के आरक्षण जीडी के लिए आवेदन की पात्रता होगी, मतलब यहाँ पे लिखा है कि जो व्यक्ति टेक्निकल मतलब रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं, वो जीडी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो जीडी वाले जो हैं रेडियो में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए कुछ दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कुछ प्रश्न के बारे में कि आप क्या हैं क्या नहीं है। तो अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका अर्थ मतलब बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हम एमपी से बाहर के हैं तो हम क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप एमपी के बाहर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग शासन के आदेश इस क्रमांक के अनुसार 12 मई 2017 के अनुसार चतुर्थ श्रेणी सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार पंजीयन में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
मतलब कि यदि आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करना है। मतलब कि 26/10/7/2023 से पहले आपको रोजगार पंजीयन में आपको जीवित पंजीयन करना है। मतलब वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो मतलब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी प्रोसेस और बता दूंगा। इसको जब भी आप एमपी की कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको रोजगार पंजीयन में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो जो 26 जनवरी या उसके बाद हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधे दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 से आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। और यहाँ पे जो ये दिया है कि 26 जनवरी 2001 से उसके बाद हुआ है, यदि कोई भी व्यक्ति है उसके पास 2002 से अधिक बच्चे हैं 26 जनवरी 2001 के बाद, तो उसको वो पात्र नहीं होगा। मतलब कि आपके पास 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। अब अभ्यर्थी के पास 10/7/2023 तक निम्नलिखित कौन कौन से आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसके लिए आपको आयु एवं आयु में छूट होनी चाहिए, शिक्षा, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी के लिए मांगे गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके लिए आपको अब पद का वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो उस पद के वेतनमान की बात करें तो उसमें 19,500 से 62,000 तक की सैलरी है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। यदि आप शुरुआत लेवल पे पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, आप सामान्य प्रशासन विभाग हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जाना चाहते हैं, आप अपना रुतबा दिखाना चाहते हैं, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने शहर में, गांव में, कि हम यार पुलिस में जाना चाहते हैं, यदि आपका सपना है तो आपके लिए बहुत अच्छी ये पोस्ट है। ये 19,500 जो लिखी है, इसमें आपको गवर्नमेंट के कुछ अलाउंस भी मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 12 दिसंबर 19 के अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80%, 90% स्टाइपेंड देगा। मतलब कि जो 19,500 लिखा है दोस्तों, इस पर लिखा है कि जो प्रथम वर्ष जो है आपको 70% मिलेगा, इसका दूसरे वर्ष 80 और तीसरे वर्ष 90। ये सब समय समय पर इसकी जो है बदलती जाएगी और ये आपको बढ़ता जाएगा। इस पर यह लिखा है कि सभी पद तृतीय एवं कार्यपालिक श्रेणी में है। मतलब कि इसके प्रमोशन की हम बाद में बात करेंगे। अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि जीडी जो है, मतलब आरक्षक यानी जो जीडी है, विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर कहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए ये कुछ शहर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ जिले दिए गए हैं। इन जिलों में से किसी भी एक ज़िले में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब फॉर्म भरेंगे तो उनको ये प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर लिखा हुआ है, उसके अनुसार ही उनको मिलेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ पोस्ट खाली होगी वो वहीं पे सामान्य प्रशासन विभाग है उनको देगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा उससे वहाँ कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करनी होगी। मतलब कि ये जितने राज्य दिए गए हैं इनमें से आपकी कहीं भी भर्ती की जा सकती है, उनके ही अनुसार की जाएगी और वहाँ तक आपको 5 वर्ष तक सेवा करनी होगी। इसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में प्रमाण पत्र या आवश्यक हो इस बात के अध्ययन अंतिम नियुक्त किया सके कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र तथा जारी किया जाए। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश, अब यहाँ बात करते हैं एज लिमिट की, कौन कर सकता है। मतलब कि आपको इसको अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष का होना अनिवार्य है और आपको मैक्सिमम 33 वर्ष का होना जरूरी है। कोविड के कारण जो वैकेंसी नहीं निकल पाई थी तो इसके कारण 3 वर्ष और बढ़ा दिए गए। मतलब कि आपको मैक्सिमम 36 वर्ष का होना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार के आरक्षण की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य है। मतलब कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। इसमें आपकी 10th की मार्कशीट तो मिनिमम लगने ही वाली है, जो कि जीडी मतलब आरक्षक सशस्त्र बल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, और जो सशस्त्र बल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, रेडियो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए 12th की मार्कशीट जरूरी है, 10th की भी जरूरी है। और साथ में आपके पास ITI से किसी भी ट्रेड से इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में कुछ भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो, तभी आप रेडियो कांस्टेबल के लिए अप्लाई
चलिए बात करते हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, जैसे कि लिखा गया है। और हाँ, आपको इसमें मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जरूरी है, इस पर लिखा हुआ है। जिससे आप, यदि आप मध्य प्रदेश के नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात करते हैं पद के बारे में। आरक्षण मतलब जीडी के पद के लिए, मतलब ये जो सामान्य पुलिस होती है उसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, यदि आप आरक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर यूआर के लिए अप्लाई करते हैं तो। लेकिन आप अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 8वीं कक्षा मानी गई है। मतलब कि यदि आप एसटी, ओबीसी और यूआर से आते हैं तो आपको 10th पास होना जरूरी है। लेकिन यदि आप एसटी से आते हैं, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया थोड़ा, कि यदि आप एससी, ओबीसी और यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको 10th पास होना जरूरी है। लेकिन यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 8वीं पास होना जरूरी है, यहाँ पे दिखाया गया है। और यदि आप आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी मान्यता प्रताप मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा से आपको 12वीं पास करना जरूरी है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर या कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन इसमें नहीं चलेगा, टेलीकम्युनिकेशन होनी चाहिए। हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी ये कोर्स हैं आईटीआई टाइप के, मतलब 2 वर्ष वाले, उन सभी में आपको आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इन सब में इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, जो कि एक ट्रेड होता है, मतलब जिसे ट्रेड कहते हैं, उसमें होना चाहिए। इन पदों के प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी। मतलब पहले चरण में जो भी इन पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी, उनके लिए इनसे अलग से परीक्षा ली जाएगी रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसके लिए समान है, रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पे समान है, जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, वो सभी के लिए समान है कि आपको 12th पास होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, मतलब कि आपको जो लिखा है उसमें पास होना जरूरी ही है। यहाँ पे लिखा है कि आपको 10/7/2023 तक, मतलब कि 10/7/2023 मतलब जुलाई तक आपको अपनी जो आयु उसमें निर्धारित है कि 18 से 36 तक हो सकती है, वो आपकी पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 36 वर्ष। कोविड के कारण यहाँ पे 41 वर्ष तक की गई है महिलाओं के लिए, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसको ये फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है उसको हम अपने आगे वाली वीडियो में बता देंगे। अब चलिए बात करते हैं इसकी परीक्षा के बारे में कि इसकी परीक्षा कैसी होने वाली है, क्या क्या इसमें क्या सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में एमसीक्यू जो दिए गए हैं। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा में केवल 100 अंक का होने वाला है। और द्वितीय चरण परीक्षा जो है इसमें शारीरिक दक्षता परिणाम होने वाला है। मतलब कुल मिला के इसके 2 पेपर होने वाले हैं। प्रथम चरण लिखा है इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है जो हिंदी भाषा में होगी, एमसीक्यू। लिखित परीक्षा यानी एमसीक्यू में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। और यहाँ पे तकनीकी परीक्षा भी होगी उसी दिन, जो कि 100 अंक की होगी। वो केवल तकनीकी वालों के लिए, जो तकनीकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रेडियो कांस्टेबल के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परिणाम देना होगा, मतलब फिजिकल टेस्ट आपको देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रथम जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, मतलब कि जो लिखित परीक्षा है पहली वाली, उसमें 2 घंटे का जो समय है और 100 प्रश्न होंगे। उसमें जो एक बात और ध्यान में रखने की, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अपने मन से जितना चाहे इसमें तुक्का लगा सकते हैं। इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे 100 अंक है, 100 प्रश्न के लिए 100 अंक है और 2 घंटे दिए गए। प्रश्नों के प्रकार एमसीक्यू की बात करें तो
40 अंक जो होंगे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान के होंगे, जबकि 30 अंक की बात करें तो ये बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि के होंगे। मतलब कि ये रीजनिंग के मतलब कि रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स हैं, जनरल नॉलेज के लिए 40 मार्क्स हैं, और साइंस के लिए या फिर सिंप्लीफिकेशन के मैथ के सवालों के लिए 30 मार्क्स हैं। मतलब कुल मिला के ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप इसमें आसानी से तुक्के मार सकते हैं, आसानी से इसको दे सकते हैं। अब मैं तो कहूँगा कि थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, तुक्के ना मारिए। अब आप प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा की बात करें इसमें, तो जो रेडियो ऑपरेटर वगैरह हैं जिन्होंने ITI की है, उसमें 100 अंक का ये भी पेपर होने वाले हैं उनके लिए। 2 घंटे का 100 प्रश्न, इसमें 100 अंक होंगे। इस पे लिखा हुआ है कि 2 वर्ष का पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट का स्तर चाहिए उन लोगों को। इसका भी अलग ही वो जाएगा कट ऑफ, आप देख सकते हैं। अब शारीरिक दक्षता परिणाम की बात करें तो इस पे लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन, मूल्यांकन एवं चयनित समिति की पुलिस महानिदेशक द्वारा गठित किया जाएगा। अंकों का जो विवरण है अनुसूचित 2 अनुसार रहेगा। मतलब कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा में जो कट ऑफ आया है लोगों का, उसके आधार पे वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापन पत्र के 7 गुना विद्यार्थी ज़्यादा जाएंगे। मतलब कि जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, जो कट ऑफ में पास हो गए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था उनके मतलब 7 गुना लोग जा रहे हैं। मतलब जितने भी चयन किए उनके 7 गुना जाएंगे। शारीरिक दक्षता परिणाम के लिए ये देखिए, GD के लिए 30 मतलब 100 में से 30 अंक तो यहाँ पे लाने ही होंगे। जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसमें से आपको 100 में से 30 अंक लाना जरूरी है। जबकि रेडियो ऑपरेटर के लिए 20% अंक लाने होंगे, मतलब 40 में से 8 अंक लाने होंगे। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो अच्छे ही अंक से बनने वाली है। तो मैं तो कहूँगा कि आप अच्छी कोशिश करिए। इन जो न्यूनतम दिया गया है आंकड़ा, इनके अनुसार आपको नहीं चलना। चलिए शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या आपको शारीरिक मापदंड है, मतलब कि आपकी फिजिकल आपको क्या क्या होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो दिया गया है वो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। सीना बिना फुलाए 79 और फुलाए 84, जबकि गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में इनको 157 165 की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए विशेषकर यहाँ पे पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर रखा गया है। मतलब कि जो वो हैं टेक्निकल वाले बंदों के लिए, उनके लिए सेम ही जो है हाइट रखी हुई है। लेकिन जो सीना है उसमें थोड़ा ज़्यादा दिया गया है कि 81 होना चाहिए बिना फुलाए, और फूलने पे 86 होना चाहिए। और महिलाओं के 155 ऊंचाई रखी गई है, जबकि इनमें सीना नहीं रखा गया है। जहाँ भी लागू, यदि सीने का माप निर्धारित माप से अधिक है तो उसे कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होगा। आप देख सकते हैं कि अब बात करते हैं कि कद का माप, ये सब जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा आपको किया जाएगा। इसका शारीरिक जो भी मापदंड है तो जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इसमें सीना का फुलाव जो है केवल पुरुषों के लिए ये है। आप देख सकते हैं दृष्टि, अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए, और बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपको जो दिखाया जाता है छोटे अक्षर उससे थोड़े बड़े दिखने चाहिए, और आपको बिना चश्मे के 6/12 से कम तो दिखना ही नहीं चाहिए। इस पे ये दिखाया गया। आपको मुख्य अंगों, मतलब आपको कोई भी रंगों में समझने में बीमारी नहीं होनी चाहिए। आपको नीक नी या फ्लैट की फुट की समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अपंग पाए जाते हैं तो आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। सीधी सीधी इसमें लिखा हुआ है। ये सब आरक्षक की बात की गई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है बहुत सालों बाद निकली है कोविड के बाद, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो था हमने बता ही दिया है, और आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या दिखाया गया है। यहाँ पे प्रमाण पत्रों की जांच इस तरीके से होगी। ये टेंथ की मार्कशीट होगी,
और जो आपने क्वालिफ़िकेशन किया है वो हो सकता है। ये सब जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जो जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना वो लेकर जाएँ, कहाँ वो रहते थे। ये सब दस्तावेज़ों की बात है। तो एमपी पुलिस के लिए आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। रही बात दक्षता परिणाम के बारे में बात करने की, ये 100 अंक का ये भी होगा, 100 अंक का वो परीक्षा होगी, मतलब 200 अंक का कुल मिला के होने वाला है ये पूरी टोटल प्रोसेस। तो यहाँ पे पुरुषों के लिए जो गोला फेंक है उसका वजन 7.26 किलोग्राम है, जिसे फेंकना है। महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का है, जिसे फेंकना है। 800 मीटर की दौड़ करनी है। इस लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगी, जिसके लिए हर प्रोसेस के लिए 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब कि आपकी 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। उन सभी के लिए हर एक के लिए 3 चांस आपको मिलेंगे कि जिसमें आप अपने बेटर परफॉर्मेंस कर पाएँ। मतलब कि आप सही नहीं दौड़ पाए पहली बार में, आप दूसरी बार में दौड़ना चाहते हैं 800 मीटर कितनी दूर तक, आप पहले दान में लंबी कूद नहीं कूद पाए, दूसरी दान में कूदेंगे, फिर तीसरी दान में कूदेंगे, जो आपका मैक्सिमम होगा वो आपको उसका पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से गोला फेंक में भी होगा। तो आपको हर एक के 3 अवसर इसमें प्रदान किए जाएंगे, इस बात का आपको याद रखना है। इसमें यहाँ पर लिखा गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु अभ्यर्थी को स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि कोई भी छूट इसमें नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं कि ये अंक की, यहाँ से अंक ये दिखाए गए हैं 0 से लेके 21 तक। ये अंक 0 से लेके ये पूरे जो है 40 तक अंक यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो कि अभ्यर्थी को उसके योग्यता के अनुसार मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक रेस होगी 800 मीटर की, जिसमें आपको 198.3 मीटर से अधिक यदि आप दौड़ते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने यदि इतना दौड़ा तो आपको मतलब मैक्सिमम दौड़ना है। 800 मीटर कहा गया है तो आपको बहुत मतलब कि इतने सेकंड में आपको दौड़ना है। ये सेकंड लिखे गए हैं दोस्तों। 198.3 सेकंड से आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन यदि आप इतने सेकंड में दौड़ पाते हैं, यहाँ पे ये पूरा लिखा गया है, इतने सेकंड तक यदि आप दौड़ लेते हैं तो आपको उसके जितने सेकंड कम होते जाएंगे उतने आपको यहाँ पे जो रेस में है मार्क्स मिलते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यदि आप 124.2 सेकंड से भी कम में 800 मीटर की दौड़ कर लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स दोस्तों मिल जाएंगे। उसी प्रकार लंबी कूद में 2.96 से यदि आप कम लंबी कूद करते हैं तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसलिए आपको 3.5 से 2.96 तक आपको एक लंबी कूद करनी है। रही बात गोला फेंक की, तो आपको 3.83 से यदि आप कम नहीं फेंकना है आपको, मतलब कि 4 मीटर तक आपको गोला तो फेंकना ही है 7 किलो का। ये पुरुषों के लिए है, देख सकते हैं आप। वहीं महिलाओं के लिए देखिए 259.6 से अधिक सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है दौड़ने में, वरना आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यही बात लंबी कूद की, तो 2 मीटर से कम की लंबी कूद नहीं करनी है महिलाओं को। और वहीं गोला फेंक की बात करें तो 3 मीटर से कम आपको गोला फेंक नहीं करना है, वरना आपको जो है 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको जितना ज़्यादा इनका ऐसा परफॉर्म करते जाएंगे आपको उतने मार्क्स इसमें मिलते जाएंगे। तो ये तो कुछ था फिजिकल के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि एमपी पुलिस की क्या क्या प्रमोशन है और उनकी क्या क्या सैलरी है दोस्तों। प्रमोशन और सैलरी के बारे में यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल जो है, मतलब कि जो इसकी सैलरी और प्रमोशन की बात करें तो आपको पहले हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा 8 से 10 साल के बाद। फिर यदि आप और कोशिश करते हैं तो आपको 5-6 साल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा और आपको सीनियरिटी के बेसिस पे और सब इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कुछ प्रमोशन है और आपको इसमें मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस, रेंट हाउस वगैरह सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
एमपी पुलिस के बारे में और किस तरीके से अप्लाई करना है, इस पोर्टल पे जाके किस तरीके से अप्लाई करना है, आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से करना है अप्लाई।